नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम का विलय आगामी 17 फरवरी को बीजेपी में हो जाएगा। यह घोषणा रांची में पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में खुद बाबूलाल ने ही किया। इसके साथ ही बीजेपी को अपने पुराने और भरोसेमंद नेता की एंट्री से सियासी फायदा मिलने की उम्मीद है। एक नजर बाबूलाल के सियासी सफर पर। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री और प्रदेश की सियासत का बड़ा चेहरा बाबूलाल मरांडी, वो नाम जिसने साल 2000 में राज्य गठन के बाद पहली बार प्रदेश की कमान संभाली थी। और आखिरी में मैं कहूंगा, तब बाबूलाल बीजेपी के नेता हुआ करते थे। हालांकि विकास और तरक्की के रास्ते पर चलने का बाबूलाल का दावा लंबे समय तक नहीं चल पाया और 2003 में सरकार के आंतरिक विरोध के चलते उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी अर्जुन मुंडा को सौंपनी पड़ी थी। 2004 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कोडरमा सीट से चुनाव जीता, लेकिन 2006 में लोकसभा सहित बीजेपी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया और झारखंड विकास मोर्चा नाम से नई राजनीतिक पार्टी बनाई। 2009 के लोकसभा चुनाव में बाबूलाल ने कोडरमा सीट से फिर बड़ी जीत दर्ज की, लेकिन 2009 से 2019 तक बाबूलाल का सियासी सफर उतार चढ़ाव भरा रहा। पिछले साल के आखिर में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में बाबूलाल की पार्टी जेवीएम महागठबंधन से अलग होकर लड़ी और 5.46% वोट पाकर बाबूलाल सहित पार्टी के 3 नेता विधानसभा पहुंचे। लेकिन शायद बाबूलाल अब अपनी सियासी पारी को 360 डिग्री पर घुमाना चाहते हैं। हम तो इतना ही कहेंगे कि आज जो देश की परिस्थिति है, हमें लगा कि हम जहां से चले थे फिर वहां चलना चाहिए और पार्टी को और मजबूत करना चाहिए। तकरीबन 14 साल बाद मरांडी फिर से बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। जी, जेवीएम का विलय 17 फरवरी को होने वाला है, जिसका ऐलान मंगलवार को पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में कर दिया गया। जाहिर तौर पर बाबूलाल के इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी की सियासी ताकत और बढ़ जाएगी, क्योंकि 33.37% वोट लाने वाली बीजेपी यदि जेवीएम के साथ मिलकर 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ी होती तो वोट शेयर 38.83% होता और प्रदेश की सियासी तस्वीर शायद कुछ और होती, क्योंकि महागठबंधन का वोट शेयर 35.34% था। आदिवासियों के साथ शहरी मतदाताओं पर बाबूलाल की अच्छी पकड़ मानी जाती है। सूबे की सियासत का बेहद सौम्य चेहरा माने जाने वाले बाबूलाल मरांडी की घर वापसी से बीजेपी उत्साहित है। वैसे भाजपा में बाबूलाल की भूमिका को लेकर कयासबाजी भी तेज है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बाबूलाल मरांडी के सामने 3 विकल्प दिए गए हैं। पहला, केंद्र सरकार में मंत्री, दूसरा, झारखंड प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष पद और तीसरा विकल्प, झारखंड विधानसभा में विरोधी दल के नेता का पद। शायद बीजेपी की रणनीति भी यही होगी, ताकि बाबूलाल की भरोसेमंद छवि को पार्टी ज्यादा से ज्यादा भुना सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से प्रेरणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चुनाव के नतीजों के बाद से ही बाबूलाल मरांडी के बीजेपी के साथ जाने की अटकलों पर आज फाइनली मुहर लग गई। खुद बाबूलाल मरांडी ने इसका ऐलान कर दिया, लेकिन बाबूलाल की यह घोषणा आज भी पार्टी के कुछ नेताओं को रास नहीं आई, तो विरोधियों ने सवालों की बौछार कर दी। यार सब लोग साथ चल रहे हैं और जहां हम है वहां भय किस बात के। यार सब लोग साथ चल रहे हैं और जहां हम है वहां भय किस बात के। जी हां, बाबूलाल मरांडी ने कुछ इसी अंदाज में तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए 14 साल बाद एक बार फिर बीजेपी में घर वापसी का ऐलान कर दिया। रांची में झारखंड विकास मोर्चा की कार्य समिति की बैठक के बाद खुद बाबूलाल मरांडी ने ये ऐलान किया कि 17 फरवरी को जगन्नाथ मैदान में भव्य समारोह आयोजित कर जेवीएम का बीजेपी में विलय करेंगे और कमल थामकर बाबूलाल एक बार फिर झारखंड की जनता को अपनी नई सियासी पहचान बताएंगे। झारखंड विकास मोर्चा का विलय भारतीय जनता पार्टी में आज की कार्य समिति ने सर्वसम्मति से पारित किया। अब 17 फरवरी को रांची के जगन्नाथपुर मैदान, जिसको प्रभात तारा के नाम से भी जाना जाता है, उस
प्रभात तारा मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन है। इधर बीजेपी में विलय को लेकर शुरू से ही सुलग रहे जेवीएम में अब भी ज्वालामुखी शांत नहीं हुआ है। बाबूलाल मरांडी की घोषणा के साथ ही पार्टी के एक और नेता और सारठ से इस बार उम्मीदवार रहे उदय शंकर सिंह ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बाबूलाल फिर से बीजेपी के होने जा रहे हैं, जिस पर जेवीएम अभी तक असहज है। वहीं आरजेडी ने बाबूलाल के बीजेपी से अलग होकर पार्टी बनाने और उनके मकसद पर सवाल उठाया है। पार्टी उन्होंने वहीं से निकल के ही बनाने का काम किया था। अब जिस वजह से निकले थे, क्या वो वजह जो है उसका समाधान हुआ है कि नहीं हुआ, ये तो वही बता पाएंगे, लेकिन उनका कुनबा बचा कहाँ। इधर बाबूलाल के कल के सहयोगी बंधु तिर्की खुलकर तो उनके खिलाफ नहीं बोल रहे, लेकिन सियासी अंदाज में कह रहे हैं कि अब शायद बाबूलाल जी प्रदेश के लिए भी कुछ अच्छा करेंगे, तो जेएमएम बाबूलाल मरांडी की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहा है। जो इच्छा था उन्होंने पूरा कर लिया, अब उम्मीद करते हैं कि राजहित के लिए भी कुछ अच्छा ही करेंगे। उनकी राजनीतिक सूट जहां करता वहां चले गए, हम अलग हैं, सब उन लोग अलग हैं। अब तो केवल मुबारकबाद ही न दिया जा सकता है। जिस आदमी का जहां अपने पर भरोसा नहीं हो जाता है ना, वो आदमी अपने स्वतंत्र है कहीं जाने का, आने का, निकलने का। बाबूलाल पर विरोधियों के हो रहे लाल पीले आंख से बेखबर बीजेपी अब सिर्फ और सिर्फ बाबूलाल का स्वागत करने को तैयार है। स्वागत है उनका, भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है और निश्चित रूप से पार्टी का जनाधार को और व्यापक बनाने में उनकी सहभागिता से पार्टी को ताकत मिलेगा। बाबूलाल मरांडी की घर वापसी पर स्वागत के लिए खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेता इस समारोह में मौजूद रहेंगे और इस मंच से झारखंड में तीसरे मोर्चे की गुंजाइश खत्म होने का एक बड़ा संदेश देने का प्रयास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात विधायकों की पाठशाला की करते हैं। प्रोजेक्ट भवन में विधायकों की पाठशाला शुरू हुई, जिसमें 2 दिनों तक विधायकों को विधायी कार्यों की जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायकों से सदन की गरिमा बनाकर रखने की अपील की। कृपया मंच पर आने की कृपा करें, अपना स्थान ग्रहण करेंगे। ओम हस्तो मां सर्वम। सीएम हेमंत सोरेन ने दीप जलाकर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रोजेक्ट भवन सभागार में कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सीएम ने सदस्यों को सदन की गरिमा और विधायी कार्यों की ओर ध्यान दिलाया। साथ ही कहा कि सदन के सफल संचालन में सभी दलों के विधायकों की भूमिका है। तो विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने प्रभावी विधायिका पर जोर दिया। और विधानसभा के माध्यम से सरकार और विधानसभा के विपक्ष के सहयोग से राज्य में एक बेहतर विकास और राज्य को बेहतर दिशा देने की चर्चाएं होती है, बहस होती है। अगर हम लोकतंत्र की सच्ची भावना का विकास करना चाहते हैं तो हम असहिष्णु नहीं हो सकते। असहिष्णुता से पता चलता है कि हमें अपने उद्देश्यों की जो पवित्रता में पूरा विश्वास नहीं है। ट्रेनिंग प्रोग्राम के पहले दिन संसदीय विशेषाधिकार विषय पर लोकसभा के पूर्व महासचिव जीसी मल्होत्रा और लोकसभा के पूर्व महासचिव एनके सिंह ने अपनी बात रखी। इस अवसर पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम समेत कई वक्ताओं ने सदन में अनुशासन बनाए रखने पर जोर दिया। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भैया हम किसी भी स्तर पर सही को सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि न हम विधायिका को, विधानसभा को प्रभावी बनाना चाहते हैं। अगर सरकार ने चाह ली, जो आने वाले दिनों में दिखेगा, तो विधानसभा यदि प्रभावी हो गया, विधायिका यदि प्रभावी हो गई, तो यह जो कार्यक्रम का फलाफल है वो आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे और अंतिम दिन प्रभावी विधायिका और विधायक के समक्ष चुनौती विषय पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी का व्याख्यान होगा। उम्मीद की जा रही है कि आगामी बजट सत्र में सदन में इस प्रशिक्षण का असर भी दिखेगा। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18, रांची।
और 3 मार्च को झारखंड का बजट पेश होगा, जो हेमंत सोरेन सरकार का पहला बजट होगा। विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत 28 फरवरी से होगी। 28 मार्च तक ये सेशन चलेगा और 3 मार्च को हेमंत सोरेन सरकार का पहला बजट आएगा, जिसे वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव पेश करेंगे। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में कुल 5 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें सरकार ने गंभीर बीमारी से जूझ रहे वैसे लोगों को 3 साल तक 5 लाख रुपए के इलाज की सुविधा दी, जिनकी आय 8 लाख रुपए सालाना से कम है। किडनी लिवर से संबंधित गंभीर बीमारियों के लिए सरकार 5 लाख तक की मदद देगी, जबकि एसिड अटैक के मामले में पीड़ितों के इलाज का सारा खर्चा सरकार उठाएगी। विधानसभा 28 फरवरी शुक्रवार को प्रारंभ होगा। तीन मार्च 2020 को जो बजट होता है वो बजट ले किया जाएगा विधानसभा के समक्ष, और ये 28 मार्च 2020 तक चलेगा। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के अंतर्गत राज्य के वैसे व्यक्तियों को जिनकी सकल वार्षिक आय लगातार 3 वर्षों तक 8 लाख रुपए से कम हो, उन्हें असाध्य रोगों यथा सभी प्रकार के कैंसर, किडनी प्रत्यारोपण एवं गंभीर लीवर रोग तथा एसिड अटैक से प्रभावितों को। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार दूसरे दिन एक्शन में दिखे। वे कई विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं और अधिकारियों से विभाग के कामकाज का फीडबैक ले रहे हैं। सीएम ने आज ग्रामीण विकास, ऊर्जा, वित्त, उद्योग के साथ ही भूतत्व और खान के साथ ही पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के कामों की समीक्षा की। कल भी हेमंत सोरेन कई विभागों की समीक्षा कर चुके हैं। दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। आम आदमी पार्टी को 60 से ज्यादा सीटें मिली हैं और बड़े बहुमत के साथ केजरीवाल की सरकार की सत्ता में वापसी हो रही है। बीजेपी की सीटों की संख्या जरूर बढ़ी है, लेकिन इस बार भी वो 10 से कम सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जश्न का माहौल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को धन्यवाद दिया। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजों पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि इसके बारे में पहले ही उन्होंने मुबारकबाद दे दी थी। उन्होंने दावा किया कि अब देश में सकारात्मक राजनीति का दौर चल रहा है। उन्होंने नतीजों को बीजेपी के लिए सबक बताया। अरविंद केजरीवाल साहब को मुबारकबाद दे ही दिया था, परिणाम भी आ गया है। और जिस तरीके से झारखंड से लेकर के दिल्ली विधानसभा में मौजूदा सत्ता में बैठे भाजपा के लोगों ने चुनाव लड़ा है, मुझे लगता है कि इतनी ताकत अगर राज्य के विकास में सरकार लगाई होती तो शायद परिणाम कुछ और होता। लेकिन अब ये बात तय हो चुका है कि अब देश में सकारात्मक राजनीति होगा। इस बेहतर प्रदर्शन के लिए मैं फिर से शुभकामनाएं देता हूं। और इधर दिल्ली चुनाव के नतीजों पर आरजेडी ने प्रतिक्रिया दी है। झारखंड आरजेडी के अध्यक्ष अभय सिंह ने कहा कि इस नतीजे में बिहार में आगामी चुनाव का परिणाम दिख रहा है। अभय सिंह ने कहा कि इस बार बिहार में भी सरकार बदल जाएगी। जैसे महाराष्ट्र में चुनाव हुई, झारखंड में चुनाव हुई, दिल्ली में चुनाव हुई,
उसी तरह बिहार में चुनाव हो रही है। बिहार में इस बार पलटू राम इस तरह पलट जाएंगे कि उनका आता पता नहीं रहेगा। इस बार हम लोग के नेता प्रतिपक्ष बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सब लोग देख रहा है अभी से। अगली खबर का रुख करते हैं। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू आज पश्चिमी सिंहभूम के गुदड़ी के बरुगेली केरा गांव में पहुंची और वहां का दौरा किया, जहां राज्यपाल ने नरसंहार में मारे गए 7 आदिवासियों के परिवार से मुलाकात की। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद राज्यपाल ने कहा कि गुदड़ी नरसंहार की वजह पत्तलगड़ी ही है। गरीब क्षेत्र के कुछ लोग सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं और वो पत्तलगड़ी का विरोध कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो दूसरे गुट के निशाने पर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि दूसरे गुट के लोग खुलेआम धमकी दे रहे हैं। ऐसे में पूरा इलाका दहशत में है। स्थानीय लोगों ने राज्यपाल से मुलाकात कर मृतक के परिजनों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। आपको बता दें कि 19 जनवरी को पत्तलगड़ी विवाद में यहां 7 आदिवासियों की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस नरसंहार मामले में अब तक 17 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इनका दोष वही था कि क्योंकि ये गवर्नमेंट का हर विकास लेना चाहते हैं, विकास का सुविधा लेना चाहते हैं और गवर्नमेंट के साथ जाना चाहते हैं। इसीलिए वो एक मैसेज देना चाहते थे कि ऐसे आप लोग जो लोग गवर्नमेंट का फैसिलिटी लेंगे उनको ये भेड़ बकरी की तरह हम मारेंगे। इसीलिए आप हम लोगों के साथ आइए तो ठीक है, नहीं तो जो भी बच्चा कुछ है अभी भी वो कहते हैं जो भी है उन लोगों को भी हम खत्म कर देंगे। देखिए, घटना रोका जा सकता था। प्रशासन पहले से ही मालूम था। 1-2 बार इन लोगों को पकड़ा भी था, 107 करके भी छोड़ा। इसके बाद भी प्रशासन चुप रहने के कारण इतना बड़ा घटना घटा। रुक करते हैं राजधानी के खेलगांव इलाके के खटंगा में बीमा एजेंट के तौर पर काम करने वाली एक युवती के साथ गैंगरेप किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवती की शिकायत के बाद पकड़े गए 3 आरोपियों की पेशी रांची सिविल कोर्ट में हुई। साथ ही पीड़िता का बयान भी दर्ज किया गया। 2 आरोपी फरार बताए जाते हैं, जिनकी धरपकड़ में पुलिस जुटी हुई है। सैटरडे की घटना है और खेलगांव और युवती को कुछ परिचित लोगों ने धोखे से बुलाया था और इनके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। उसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिनको इनके द्वारा पहचाना गया है और 2 अभियुक्तों का और